नमस्ते बच्चों। आज मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था और उसके कई सारे क्वेश्चन कराए थे। आज का हमारा टारगेट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सेकंड लेक्चर में इक्को पोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ना और उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको करना। मैं इलेक्ट्रिक इक्को पोटेंशियल सरफेस जो इसका पार्ट है उसे मैं समझाता हूँ। स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे कोई चार्ज है, किसी चार्ज के आसपास की वो जगह जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, मैंने इसको मिलाते हुए एक सरफेस ड्रॉ करी जिसपे मैंने देखा हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, यहां भी V है, यहां भी V है, यहां भी V है। ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो उसे क्या कहेंगे हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज्यादा मेन है, उसे हम समझते हैं। ध्यान से सुनना। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। जैसे मान लो ये कोई चार्ज है, इससे मिलाते हुए मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की। क्या ड्रॉ की मैंने? इससे मिलाते हुए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मैंने ड्रॉ कर दी। और ये बात दिमाग में रखना, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होती है। कैसी होती है ये? स्फेरिकल। जैसे मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की, मैंने अब कहा ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। मैं क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लेके जाता हूं। क्यू नॉट चार्ज को उठाया, इसको उठा के मैं कहां से कहां तक मूव कराता हूं? ए से बी तक। क्यू नॉट चार्ज को उठा के कहां से कहां तक ले जाता हूं? ए से बी तक। अगर मैं ए से बी तक लेके जाता हूं तो इस कंडीशन में क्या होगा? ध्यान से सुनना। फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डेल्टा वी की वैल्यू जितना पोटेंशियल ए पे होगा उतना ही पोटेंशियल बी पे होगा, दोनों पे सेम होगा। वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। तो इनका नेट डिफरेंस कितना निकल के आएगा? 0। तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है, किसी भी इक्को पोटेंशियल सरफेस पे ऑलवेज वर्क डन कितना होगा? 0। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ऑलवेज वर्क डन कितना होगा? 0। अगली बात मैं बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई होगी। अगली प्रॉपर्टी हम यहीं से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का। ये काफी मेन लाइन है, इसको अगर हम समझना चाहें, जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बना दिया, ये इसके लिए अगर मैं बात करूं कि परपेंडिकुलर सरफेस खींचो, तो कंपलसरी है जो सरफेस बनेंगी वो कुछ ऐसी होंगी जिसके साथ ही कितने का एंगल बना रही होगी? 90 डिग्री का। तो ये बहुत मेन लाइन है जो समझने वाली होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं? 90 डिग्री का। दो प्रॉपर्टी याद होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वी टेक any charge from one point to another point, always work done is 0। कितना होगा? 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म होती हैं, या सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से अगर पास आउट होंगी तो वो ऑलवेज कितने का एंगल फॉर्म करेंगी? 90 डिग्री का। कितने का एंगल फॉर्म करेंगी? 90 डिग्री का। तो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेन बना के दिखाए हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी? प्लेन। कैसी बनेगी? प्लेन। सेम यहाँ पॉइंट सोर्स के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल। दो बातें डन हो गई। पहली बात क्या डन हो गई कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होते हैं प्लेन, और पॉइंट सोर्स के लिए कैसी होती है? स्फेरिकल। दो बातें कंप्लीट हो गई। अगली प्रॉपर्टी सुनो ध्यान से जरा। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे मान लो ये कोई चार्ज है, इससे निकल के लाइनें जा रही हैं, प्लस से निकल के किस में जा रही है? माइनस की तरफ। प्लस से निकल के लाइनें किसकी तरफ जा रही हैं? माइनस की तरफ। ध्यान से सुनो। अब मैं यहां कुछ पॉइंट कंसीडर करके बताऊंगा, आप क्लियर करते जाना हर एक लाइन को। जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और कहां पे वीक? जहां पे लाइनें ज्यादा होंगी, जैसे
प्लस और माइनस के बीच में लाइनों की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा पास पास होती है, लाइनें जो होती हैं वो काफी ज्यादा पास पास होती हैं और अपोजिट साइड में लाइनें काफी दूर दूर होती हैं। मतलब ए साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए साइड में स्ट्रांग होगा और बी साइड में कैसा होगा, वीक। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे लाइनें इस साइड में लाइनें पास पास हैं, इस साइड में लाइनें क्या है, दूर दूर। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास पास होंगी वहां स्ट्रांग होगा, जहाँ दूर दूर होंगी वहां वीक होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं, काफी बढ़िया तरीके से करूंगा, आप देखना। अगर मैं यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं तो यहाँ पे जो होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस इस साइड तो पास पास होंगी और इस साइड में दूर दूर होंगी। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां ये क्लोजर पास पास होंगी, जहां पे वीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां ये दूर दूर होंगी। सेम इस साइड बनाएंगे हम, और ये कई बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड का काफी ज्यादा रिपीटेड है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। किसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे अगर मैं इस डायग्राम को अलग से बना के दिखाऊं, अगर मैं इस डायग्राम को अलग से बना के दिखाऊं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर नहीं करूंगा, मैं सीधी सीधी बना के दिखा रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। तो कुछ फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, पास होंगी, यहां दूर होंगी, यहां पास होंगी और यहां दूर। सिमिलरली यहां पास होंगी और यहां दूर होंगी, यहां पास होंगी और यहां दूर। ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। क्या बनेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पास पास होंगी, जहां पे वीक होगा वहां दूर दूर होंगी। इतनी बात डन हो गई। मैं अब अगली बात पे आता हूं। अगर मान लो सेम चार्ज हो, या अपोजिट चार्ज था, अगर यही सेम चार्ज हो तो ध्यान से सुनना, इसके कंसेप्ट पे काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, आप देखते रहना बस। ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ इस तरफ बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी काटती तो है नहीं, और एक दूसरे को रिपेल्सन क्रिएट करेंगी, जिस तरफ अपोजिट साइड में बेंड हो जाएंगी। तो अब मैं कहूं जैसे ये पोर्शन है ए और ये पोर्शन है बी, कहां पे स्ट्रांग होगा, इसके इस साइड में स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में वीक होगा। मतलब लेफ्ट साइड में क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और राइट साइड में क्या होगा, वीक। तो अगर मैं इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो ध्यान से देखना जरा, कुछ ऐसी बनेगी। जहां वीक है, अब देखो यहां तो ये पास होती जाएंगी, यहां दूर, यहां पास होती जाएंगी, यहां दूर। सेम यहां पे यहां दूर, यहां पास और यहां दूर। इस साइड में पास होंगी और यहां कैसी हो जाएंगी, दूर। अब मैं इसे अलग से बना के दिखाता हूं, आप क्लियर करना एक एक लाइन में। ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। अब सुनना ध्यान से, इस साइड में स्ट्रांग है, यहां पास और यहां दूर। सेम यहां पे इस साइड में पास होंगी और यहां पे होंगी दूर। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इनके बीचों बीच में दूर दूर है इक्विपोटेंशियल सरफेस और साइड से पास पास है। बाद में कुछ ऐसा बिहेव करती है, मान लो सिंगल चार्ज हो, अगर हम काफी बड़ी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो बाद में कुछ ऐसा बिहेव करेंगे, मान लो सिंगल चार्ज। ये डायग्राम बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस कम क्लोजर, इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फर्दर अपार्ट, काफी डिस्टेंस पर होंगे। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। मैंने तीन प्रॉपर्टी बता दी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ध्यान से सुनना, वर्क डन ऑलवेज कितना हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, 0। अगली प्रॉपर्टी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 का। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या थी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पास पास होंगी, जहां पे वीक होगा वहां दूर दूर होंगी। अब बचती है लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनना,
जैसे मान लो एक चार्ज ये है और एक चार्ज मान लो कोई दूसरा कंसीडर कर लिया, ये Q और ये मान लो 2Q, इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस काट गई हैं। यही प्रॉपर्टी हमारी अब जो हमें पढ़नी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या है प्रॉपर्टी हमारी? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसे जरा हम समझते हैं। जैसे मान लो ये सरफेसेस काट गए, मान लो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल था 5 वोल्ट, कितना था? 5 वोल्ट, और इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल था 10 वोल्ट। अब जो इसकी जहां पे ये काट रही होंगी एक दूसरे को, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पे बताओ या तो 5 वोल्ट होगा या 10 वोल्ट होगा। अब अगर ऐसी बात आती है जहां ये कहीं काट रही हो, वहां समझ में नहीं आ रहा कि 5 बोले या 10 बोले, तो ये एक बात तो ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन ही क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही है ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। लेकिन यहाँ इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम था, यहाँ एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पे पोटेंशियल सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो हमारी डेफिनेशन है ये उसी को रॉन्ग प्रूफ कर रही है। 12 सुनना, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे पॉइंट मिले हमें यहाँ पे, इसका पोटेंशियल क्लियर नहीं है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस की ही जो डेफिनेशन है उसे रॉन्ग प्रूफ कर रही है। इसलिए क्या कहते हैं, और यही इसका स्टेटमेंट होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैविंग टू पोटेंशियल। इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे दो पोटेंशियल होंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर ये पॉसिबल होता तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन ही गलत होती, इसलिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो 4 प्रॉपर्टी होगी, चारों की चारों मैंने समझा दी। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर हम क्लियर करते हैं, एक एक लाइन आराम से समझते चलते हैं। ध्यान से सुनना। जैसे ये क्वेश्चन गिवन में है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है Q जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। चार्ज Q, ए टेस्ट चार्ज Q इज कैरिड बाय A to B। एक Q नॉट चार्ज कंसीडर कर लिया जिसे A से B तक लेके गया, या C तक लेके गया, या D तक लेके गया, E तक लेके गया। सेम अराउंड ए सर्कल, सर्कुलर पाथ में घुमाया जो Q के आसपास है। द वर्क डन कितना होगा? अभी मैंने बताया कि ये मान लो एक पॉइंट सोर्स है, इसके हर एक पॉइंट पे, चाहे A पे, चाहे C हो, चाहे B हो, या A हो, या E हो, या D हो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो अगर मैं कभी भी इन दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो ऑलवेज वर्क डन कितना होगा? 0। इसका आंसर कौन सा सही होगा? 0 अलोंग एनी वन ऑफ द पाथ AB, AD, AC, A। कौन सा करेक्ट होगा आंसर? सी ऑप्शन इसका होगा बिल्कुल करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुनना ध्यान से। शोन इन द फिगर, जैसा कि डायग्राम दिखाया गया है, अलग से बना देता हूं मैं। एक डायग्राम दिया गया है A, B और C, ये B पॉइंट है। ऑन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q चार्ज को फ्रॉम A to B, A से B तक लेके जाते हैं। Q चार्ज को A से B तक लेके जाते हैं, B से C तक लेके जाते हैं। द वर्क डन 2 जूल इतने, और कितना कितना वर्क डन होता है? यहाँ वर्क डन होता है 2 जूल, यहाँ वर्क डन होता है -3 जूल। द वर्क डन ब्रिंगिंग द चार्ज C2A तक लाने में वर्क डन कितना होगा? ध्यान से सुनना जो बात मैं बोलने वाला हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये जो फोर्सेस होती है कंजर्वेटिव फोर्स होती है। क्या कह रहा हूँ मैं? दोबारा सुनना। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये कैसी फोर्सेस होती है? कंजर्वेटिव। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। यहाँ मैं A से चल के लौट कर ही A पर आ गया हूँ, कभी भी ऐसी कंडीशन आए, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ इंडिपेंडेंट। और क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा वो ऑलवेज 0 होगा।
क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0। ये दिमाग में रखना, वर्क डन हमेशा कितना होगा, 0। अब एक बात ध्यान से सुनना, वर्क डन ए बी, वर्क डन बी टू सी, वर्क डन सी टू ए, इन सब का नेट सम कितना है, 0। ए से बी में कितना है, 2, इससे इसमें कितना है, -3, सी से ए में पूछा है, इक्वल 0। यहाँ बचेगा -1, -1 इधर जाएगा तो +1, तो कितना आंसर आएगा, +1। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। सी से ए तक जाने के लिए नेट वर्क डन कितना होगा, +1 जूल। क्लियर हुई होगी एक एक लाइन, पॉज कर लो और नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन existing electric field to take a charge 0.01 कूलम। सुनना, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अगेंस्ट में मैं लेके गया हूं चार्ज को ए से बी तक, ए से बी तक लेके गया हूं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के। चार्ज कौन सा है, 0.01 कूलम। यहां से यहां तक लेके गया हूं मैं इसे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो डेल्टा वी इक्वल W अपॉन क्यू नॉट, डेल्टा वी वी बी माइनस वी ए। अब ये भी पता चल रहा होगा पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। वर्क डन कितना है, 15 जूल, और क्यू नॉट की वैल्यू 0.01, पॉइंट से ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1500 वोल्ट। कितना आंसर आएगा, 1500 वोल्ट। क्लियर हुआ होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पॉज कर लो और इसे नोट कर लो। बस आप सब प्रैक्टिस करते रहो जिससे क्वेश्चन समझ में आते रहे। जितना ज्यादा आप रिपीट कर करके हर एक वीडियो को देखोगे और समझोगे तो मैं मानता हूं कि अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इफ 5 कूलम चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स 2000 न्यूटन, 5 कूलम चार्ज में व्हेन मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए फील्ड, 2 पॉइंट्स के बीच में लेके जाते हैं, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, जिनके बीच का सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, फोर्स इतनी है, इतनी चार्ज भी लग रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ध्यान से सुनना, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस के साथ कोई रिलेशन हो, हमेशा फॉर्मूला लगाओ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। यहाँ नेगेटिव इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि सभी के सभी आंसर पॉजिटिव है, वरना नेगेटिव साइन से कंसीडर करते कि हो क्या रहा है, और उस हिसाब से वो क्वेश्चन भी देगा कि कहां से कहां जाना है, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E बराबर होता है F अपॉन क्यू। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर के जो लेक्चर थे उनमें, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F अपॉन क्यू। ये डेल्टा वी पूछा गया है, डेल्टा आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे 10 की पावर -2। फोर्स कितनी गिवन में, 2000, चार्ज कितना गिवन में है, 5, 2 इंटू 10 की पावर -2, डेल्टा वी पूछा गया है। 5 से ये से कैंसिल आउट, 2 4 जा 8 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना फाइंड आउट होगा, 8 वोल्ट। इसे पॉज करके नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने गुलाम का चार्ज है, 5000 न्यूटन फोर्स लग रही है, इतनी सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसका आंसर भी आ गया होगा, अगर आंसर की बात करूं तो 10 वोल्ट होगा इसका आंसर। खुद ट्राई कर लो, सेम फॉर्मूला लगेगा F अपॉन क्यू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, सेम फॉर्मूला लगेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनना। इन सब में वही कंसेप्ट लगेगा कि इनके पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। एज पर दिस डायग्राम, जैसा ही डायग्राम में दिखाया गया है, चार्ज प्लस क्यू स्पेस एट ओ, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। वर्क डन टेकिंग अनदर चार्ज माइनस क्यू, A2 माइनस क्यू, ए कोऑर्डिनेट 2, इसका अगला कोऑर्डिनेट गिवन में नहीं है, इसे ए तक बी, इसे ए से बी तक ले जाया गया है। ये है ए, इसके कोऑर्डिनेट गिवन में है 0, ए, और इसके कोऑर्डिनेट है A, 0। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट आ गया है, बाकी इसमें यही बोला गया है कि चार्ज को यहां से यहां तक लेके गए, इसके कंपैरिजन में वो चार्ज कितना है, -Q। अब ध्यान से सुनना,
इस चार्ज का इधर पोटेंशियल कितना होगा, वर्क डन अपॉन माइनस क्यू। हम निकालेंगे पहले ए पे पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल बी का। अगर इस चार्ज से मैं कंपेयर करूं तो ए पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन ए, और बी पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन ए डब्ल्यू अपॉन माइनस क्यू। इसका इसमें प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गए 0, 0 का किसी में भी करोगे वर्क डन कितना आएगा 0। तो इसका वर्क डन कितना निकल के आएगा 0। बस यहाँ थोड़ा सा इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, अब नोट कर लेना सब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखना इस क्वेश्चन को। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों के दोनों कितनी डिस्टेंस पे हैं, 30 सेंटीमीटर अपार्ट। अब क्या कह रहा है, सोन इन द फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, ए थर्ड चार्ज Q3 को लेके आए C से D तक। C से कहां तक लेके आए हैं, D तक। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, जरा ध्यान से सुनो। चेंज पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा समझना, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात बताऊं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 40 है। उसके बाद इसने कहा है कि बाद में यहां पे लाके रखा है वो भी डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। तो यहां से फिर से इसकी डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। Q1 से पहले भी 40 थी, अब भी 40 है। अगर मैं चेंज निकालूंगा, जैसे समझने की कोशिश करना, पहले मैं अगर सिर्फ Q1 की बात करूंगा, ये वाला पार्ट सीधे खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं पहले। तो K Q1 Q3 अपॉन 40 माइनस K Q1 Q3 अपॉन 40। अगर इनका डिफरेंस निकालूंगा तो ये कट जाएंगे। डेल्टा U Q1 के लिए कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ बचेगा Q2 के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, चेंज सिर्फ Q2 के लिए। तो पहले तो मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं, ये 40 ये 30, तो ये होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर। ऐसा तो ट्रायंगल कंपलसरी होता है, ये 4 ये 3 तो ये 5, जैसे ये 40 और ये 30 तो ये होगा 50 सेंटीमीटर। और यहां से ये डिस्टेंस कितनी गिवन में है, 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन यहीं पे बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी Q2 के लिए कितना होगा, फाइनल D पे इनिशियल C पे, D पे होगी K Q1 की वैल्यू, K की जगह मैं वैल्यू लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था K Q1 Q2, मैं यहां पे लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R, जहां K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो D पे कितना हो जाएगा, Q2 Q3 डिविजिबल बाय 50, नहीं फाइनल वाली देख रहे हैं अभी हम, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर -2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 50 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर हुआ यहां तक। पहले जितना डाटा दे रखा है कि Q3 बाहर निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो और Q3 बाहर निकाल दो। अब K के टर्म में आंसर निकालना है कितना आ रहा है। मैं एक काम करता हूं, दोनों में Q2 भी कॉमन है, वो भी बाहर लिख देता हूं मैं। तो अंदर कितना बचेगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -2 ऊपर जाएगी तो 100/10 माइनस ये ऊपर हो जाएगी 100/50। तो यहां इससे कैंसिल आउट, यहां से ये जाएगा 2 टाइम्स। कोई डाउट तो होगा नहीं यहां तक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 मल्टीप्लाइड बाय Q2, 10 में से 2 सेपरेट करेंगे तो 8, तो 8 Q2 आंसर होना चाहिए। बाकी डाटा पूरा लिखा हुआ है 8 Q2, तो पहला ऑप्शन ही सही है। सबसे पहले गिवन में दे दिया तो कितना आंसर आएगा, 8 Q2। इसको आप आराम से पॉज करो और समझ के एक एक चीजें नोट करना। सबसे बढ़िया इसमें समझने वाली बात है कि Q1 की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, किसकी वजह से, इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस सेम है। इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस क्या है, सेम। लेकिन Q2 के साथ ऐसा नहीं हुआ, इनिशियल है 50 फाइनल 10। इसको सॉल्व करके आंसर निकाला गया है।
ये यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ए ग्रेट डिस्टेंस, काफी ज्यादा डिस्टेंस के लिए, कलेक्शन ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्ज हैं, हुज टोटल सम इज नॉट जीरो, जिनका सम जीरो नहीं है, आर अप्रोक्सीमेशन। अगर ज्यादा डिस्टेंस कर, देखो बहुत सारे चार्जेस रख दिए मैंने, कोई माइनस का कोई प्लस का, लेकिन अगर मैं इसे काफी ज्यादा डिस्टेंस से देखूंगा तो मुझे पॉइंट सोर्स जैसे लगेंगे, और पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होंगी, स्फेरिकल। कैसी होंगी, स्फेरिकल। तो इसका आंसर होना चाहिए स्फेरिकल। कौन सा सही होगा इसका आंसर, स्फेरिकल। अगला देखते हैं हम। समझ में आई होगी ये बात कि बहुत सारे चार्जेस अगर काफी डिस्टेंस से देखे जाएंगे तो कितना हो जाएगा उनका नेट, उसे कैसा माना जाएगा, एक सिंगल चार्ज के बराबर, जिसके लिए आंसर मैंने बता दिया स्फेरिकल होगा। अब सुनना ये बात, अलग अलग चार्जेस गिवन में है, साइड गिवन में है स्क्वायर की 2l, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8.a, ए वाले पे पोटेंशियल पूछा गया है, जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा। पहले प्लस क्यू वालों का निकाल लूं मैं, और डिस्टेंस होगी l, क्योंकि टोटल 2l है। तो प्लस क्यू वालों के लिए कितना होगा, पहले एक के लिए निकाल देता हूँ, दो के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन l, और 2 के लिए कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। सेम अब मैं ये निकालता हूं, यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2l और ये l, तो ये निकालनी है, x मान लो। पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से कितनी निकलेगी, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, x बराबर √5 और l आ जाएगा बाहर, l√5, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, l√5। 4 और 1 5 हो गए होंगे, स्क्वायर को अल्टर रूट सॉल्व करके आंसर आ गया। अब सुनना ध्यान से, इतना मैंने कंप्लीट कर दिया। सेम अब ये और ये डिस्टेंस सेम होंगी, तो कितना होगा माइनस क्यू के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी इसके लिए, l√5 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इन सब का नेट पोटेंशियल कितना होगा, ए पे, दोनों को ऐड कर दो, प्लस वाले के लिए भी और माइनस वाले का पोटेंशियल भी, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन l इंटू 2, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन l√5 इंटू 2, जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन l, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/√5, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब सबको दिख गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसे पॉज कर लो, नोट कर लो, बिल्कुल भी टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन, बस वैल्यू प्लेस आउट करनी है, आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं हम, इसे देखते हैं ध्यान से। ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज सिचुएटेड एट ए ओरिजिन ऑफ एन XY कोऑर्डिनेट। 20 माइक्रोकूलम का XY कोऑर्डिनेट में रखा गया, XY प्लेन में रखा गया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओरिजिन पे है, ये XY प्लेन बना दिया, यहाँ ओरिजिन पे मैंने चार्ज रख दिया 20 माइक्रोकूलम। ध्यान से सुनो, इसने बोला है कि एक पॉइंट है 5a,0, दूसरा पॉइंट है -3a, पहले एक्सिस में -3 चल गए और इसमें चल गए 4 y एक्सिस में 4a। तो बोला गया है कि ये जो पोटेंशियल है इसके लिए, एक बात बताना, ये 3 है ये 4 है, तो ये कितनी निकल के आएगी 5 है। ये पॉइंट मान लो a और ये पॉइंट मान लो b, इनका पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, ध्यान से सुनना। यहाँ से डिस्टेंस भी 5 है, यहाँ से डिस्टेंस भी 5 है, अगर डिस्टेंस 5 है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0। मैंने अभी बताया था एक कंडीशन में, उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 आई थी, डिस्टेंस सेम थी, सेम पोटेंशियल भी कितना होगा, 0।
बात समझ में आ रही है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा उसके लिए अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आएगा? 0। चाहो तो मैं लिख के दिखा सकता हूँ, a माइनस बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा बी निकालना हूँ। बी पे कितना हो जाएगा? k इंटू 20 माइक्रोकुलाम, डिस्टेंस है 5a, माइनस k इंटू 20 माइक्रोकुलाम, डिस्टेंस है 5a, सेम डिजिट है, कैंसिल आउट हो जाएगी और आंसर कितना आएगा? 0। क्लियर हुआ होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। Four charges, 2 coulomb, -3 और -4, 5 respectively placed at a four corner of a square। ध्यान से सुनना, एक स्क्वायर है, जिसके पास 4 चार्जेस है, 2 कुलाम, -3 कुलाम, -4 कुलाम, 5 कुलाम, respectively placed at a four corner, which of the following statement is true? Point the intersection diagonal। जहां डायगोनल इसके काट रहे हैं उसके इंटरसेक्शन पे कौन सी बात सही है? इसके सेंटर की बात कर रहा है। अब ध्यान से समझना, जब सेंटर की बात करें तो यहां से पोटेंशियल निकल के आएगा, यहां से और यहां से और यहां से। अगर देखो डिस्टेंस सबके लिए सेम होगी, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, सिर्फ चार्जेस पे डिपेंड करेंगे। तो अगर मैं जैसे फॉर्मूला लगाऊं नेट पोटेंशियल के लिए, k अपॉन आर बचेगा 5 - 4 + 2 - 3। देखो आंसर कितना आ रहा है? 1। यहाँ 1 बचेगा, 1 और 2 3 में से 3 गया 0। नेट पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे? 0, क्योंकि चार्ज के प्लस माइनस सेम क्वांटिटी में होने पर 0 हो जाता है अगर डिस्टेंस सेम हो तो। अब बात करता हूं मैं इस वाले पॉइंट के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। देखो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला, अगर मैं ये वाला जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस तरफ, और माइनस वाला जो है माइनस वाला लगाएगा इस तरफ। दोनों सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। अब इस वाले की बात करता हूं, ये प्लस वाला जो चार्ज है, ये प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस तरफ, और ये जो -4 वाला जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस तरफ। तो इनका नेट सम 0 नहीं आ रहा, ये सब एक ही डायरेक्शन में, ये भी एक डायरेक्शन में, रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच में जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो पोटेंशियल 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। अभी तक मैंने ये चीजें बताई हैं, इसके आगे जो वीडियो आएगी हो सकता है उसमें और भी पोटेंशियल के क्वेश्चंस आए, क्योंकि पोटेंशियल जो चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल के ही पार्ट के काफी ज्यादा क्वेश्चन है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी पीवाई की सीरीज में आए वो सारे पोटेंशियल के क्वेश्चन करा दिए जाए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके अलावा और भी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल के क्वेश्चन, उसमें वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल भी हम देखेंगे कि डायपोल को एक जगह से दूसरी जगह रोटेट किया जाएगा। उसके बाद जो लेक्चर आएंगे फिर मेरी कोशिश रहेगी मैं कैपेसिटर करवाऊं। तो आपकी जो रहेंगे 4 से 5 लेक्चर में पोटेंशियल और कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर्स में और भी ज्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूं कि अप्रोक्सीमेशन में हर एक लेक्चर में 30 या 40 क्वेश्चन हो जाए तो आपका ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। तो अगले लेक्चर में हम देखते हैं इक्को पोटेंशियल के और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो।